सारी चीजें तुम्हें याद है, बहुत सारी चीजें याद है, मतलब कैसे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं ऐसा समझती हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन आप यहाँ पे आप गलतियां कहाँ करोगे, मेजर चीजें वो है। और गलती करने के अलावा अगर तुम्हें ये बता दिया जाए कि इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम ये ट्रिक फॉलो करो तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से बन जाने वाला है ना। तो बस वही छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आ रही हूँ सीधे, अभी है ना, सीधे मैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही जा रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से और इसको वीबीटी के बाद में अपना वीएसीपीआर, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें मतलब आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हो उसको। तो हमें हाइब्रिडेशन निकालने के दो, अब पहली बात कि अगर मैं हाइब्रिडेशन को, अभी तक मैंने डेफिनेशन की, बस ओरली बात करी, थोड़ा बहुत समझाया है। हाइब्रिडेशन में हमारे पास में क्या होता है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि एस ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल आएगा। अब कभी कभी बहुत बहुत सी बेसिक सी चीजें पूछ ली जाती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब कि ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया। हाँ भैया ठीक है, समझ में आता है, वीबीटी में अपने को पता भी था कि इंटरमिक्सिंग होती है। अब इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या होने चाहिए, ये आपके सेम साइज, ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा हो कोई छोटा हो, उसके बीच में हो गई। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, शेप भी सेम होती है, और ऑलमोस्ट आपके पास में सेम एनर्जी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपके पास में होना चाहिए। और जब ये इंटरमिक्स करते हैं तो उतने ही नंबर में, जैसे कि अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए ऑर्बिटल भी आपके कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो उतने ही नंबर्स में आपके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। और वो ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं, वो भी आपके सेम साइज, शेप एंड एनर्जी के होते हैं। उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। ये नॉर्मल आपकी डेफिनेशन है, कभी कभी कब आ जाए कि हाइब्रिडेशन में क्या होता है तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने हाइब्रिडेशन निकालने के 2 तरीके बताए थे। कौन कौन से तरीके बताए थे? हाइब्रिडेशन निकालने के लिए जनरली हम निकालते हैं क्या बेटो, हाइब्रिडेशन में हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन्स पेयर में मेरे पास में बॉन्ड पेयर भी आते हैं और लोन पेयर भी आते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये होता है कि मुझे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के बारे में बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके बताए थे। एक तरीका होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और प्लस में मेरे पास में लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मेरे पास में अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, हम काउंट कर लेंगे। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर की डेफिनेशन तुम्हें बताऊं और या मैं समझाऊं। तुम्हें अच्छे से पता है कि जो रेजोनेंस में जाता है वो डीलोकलाइज होता है, जो रेजोनेंस में नहीं जाता है वो लोकलाइज होता है। मतलब रेजोनेंस में जाता है मतलब क्या, कॉन्जुगेशन में है। अगर मेरे पास में इस तरह से नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर आपका क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज मेरा पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन लोकलाइज करता है। तो लोकलाइज पे हम ज्यादा, सिर्फ लोकलाइज पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाली हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- ऐसा आता है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इस वाले कार्बन नंबर 1 पे अगर मैं हाइब्रिडेशन पूछूं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट करोगे, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा है मतलब एक ऑर्बिटल ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं, यहाँ पे मुझे लोकलाइज दिख रहा है क्योंकि मेरे पास में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो हम फटाक से बोल देंगे sp हाइब्रिडेशन होता है। 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास sp हाइब्रिडेशन, इसलिए लोकलाइज्ड लोन पेयर को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को नहीं काउंट करना। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर वो हाइब्रिडेशन की बात करेगा वो डेफिनेटली आपसे क्या पूछवाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर आपसे, और आप भूल जाओगे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर उसने पूछा, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे मेरे पास में ये जो लोन पेयर है आपका, दोनों में से कोई एक लोकलाइज होगा और एक अंदर रेजोनेंस में जाएगा। तो ये लोकलाइज लोन पेयर है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, और एक लोकलाइज लोन पेयर मतलब sp2। तो एक तरीका तो ये मेरा था हाइब्रिडेशन निकालने का, जिसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोकलाइज लोन पेयर काउंट करते हैं। दूसरा तरीका आपका होता है, दूसरा तरीका मेरे पास में होता है जो मैं थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने के लिए प्रेफर करूंगी, V + M - C + A/2। ये क्या निकाल रहा है, ये आपका n नंबर, n मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, बस इतना याद रखना है ना। तो मेरे पास में V क्या है,
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम सी क्या है, केटायन, और ए क्या है, एनायन, और 2 क्या है यहाँ पे बाई 2 होगा, है ना। तो इसमें मेरे पास में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 आती तो हाइड्रोजन sp होता है। अब ये इसमें पूरी कहानी sp3 होता है, और अगर 4 होता है तो sp, सॉरी यहाँ पे मेरे पास में 2 आया, यहाँ पे एक मिनट। अब यहाँ से और छोटा सा क्वेश्चन क्या बनता है कि मेरे पास में मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 आई, तो आपने बोला sp, तो यहाँ पे ये जो होगा, तो आपसे अगर पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, ये एक बहुत ही छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, मिनिमम बॉन्ड पेयर मतलब 2 बॉन्ड तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं BeCl2 का, है ना, BeCl2 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाओगे ना। तो अगर वो बोलता मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने हैं तो 2। अगर वो बोले मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इस BeCl2 के या sp हाइब्रेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा। तो ये तो क्या हो गया, मिक्स होने की बात कर रहे हैं। जब ये मिक्स नहीं होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन रहा है, तो मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो BeCl2 को बनाने में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बहुत ऐसे बोलता है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं कभी, पाई बॉन्ड नहीं पूछता है। अगर तुम्हें जल्दी में इस तरह से उसने बोल दिया है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड तो आप काउंट करके बता दोगे, ठीक है ना, जल्दी से गिनोगे 1 2 3 4 5 पाई। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी है, पाई बॉन्ड नहीं। तो आप क्या करोगे, डबल करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेरे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये किसकी बात होगी, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर अपन निकाल रहे हैं। लेकिन इन्वॉल्व कितने हुए होंगे, तो यहाँ पे शेयर होता है ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास में क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग होती है तो एक क्लोरीन का आएगा, एक बेरिलियम का आएगा, इसके रिस्पेक्ट में तो 2 2 4। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडेशन के लिए 4 चाहिए, मिनिमम बॉन्ड पेयर 2 चाहिए। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये जब पूछते हैं तो हमें क्लिक नहीं करती है, तो हमें ये क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे मेरे पास में हाइब्रिडेशन तुम्हें अच्छे से निकालते आता है। यहाँ पे आप जो बोलते हो कि अगर मैं CO3-2 बोलूं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी में 3 ऑक्सीजन मतलब C 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और 3 ये है और +2, इस तरह की हरकतें मत कर देना, है ना। वहां पे ध्यान रखना कि अपने पास में यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, मतलब अब जब भी मोनोवैलेंट एटम की बात करिए ना, आप हाइड्रोजन और हेलोजन के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही मत। मोनोवैलेंट एटम की बात करी, मतलब किसके बारे में सोचोगे आप, सिर्फ और सिर्फ सोचोगे हाइड्रोजन एंड हेलोजन, मतलब आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके अलावा आपको किसी भी बारे में नहीं सोचना है। ये समझ में आता है, इसमें हम बहुत गलती करते हैं। तो अब बस यहाँ पे हाइब्रिडेशन जब आप निकाल लेते हो, दोनों मैंने फार्मूले बताए और बहुत सारे अपने क्वेश्चंस भी करवाए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ना करवा के ये बोलती हूँ कि हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका आ गया। अगर मेरे पास में हाइब्रिडेशन में निकाल लेती हूँ, तो आगे जाके फिर मैंने VACPR का जिक्र किया था कि VACPR में हमने क्या देखा था, तो हाइब्रिडेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा था कि कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, जैसे sp आया, sp2 आया, sp3 आया, sp3d आया, sp3d2 आ सकता है, sp3d3 हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल कभी पूछा। तो देखो p अकेला है, तो जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि p z होगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऑलवेज p z ही होना चाहिए। तो ऐसा कि p के रिस्पेक्ट में तो वो बात नहीं करता है, वो बात करता है बेटा ये इसमें, किसमें बात करता है, sp3d में। आपने देखा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने sp3d हाइब्रिडेशन भी देखा है इधर केमिकल बॉन्डिंग में, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पास में sp3 हाइब्रिडेशन भी आता है। तो ध्यान से देखो, जब मेरे पास में ये अंदर की ओर ऑर्बिटल आ रहा है ना, अंदर की ओर आ रहा है, तो आपका dx2 y2 पार्टिसिपेट करता है, और जब ये बाहर वाला आता है तो आप बोलोगे dz2 पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा कि जब sp3d ऐसा आता है d, तो d कौन सा वाला आएगा यहाँ पे, dz2। जब dsp3 आएगा मतलब इनर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप बोलोगे dx2 y2, क्योंकि इसमें ये भी याद रख सकते हो कि
मेरे पास में जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर से रिलेटेड होती है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 बार स्क्वायर आ गया। जब मेरे पास में डी स्क्वायर है, ओनली डी स्क्वायर है, तो आपने देखा कि मेरे पास में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5 होते हैं और इनमें डीजेनरेसी होती है। लेकिन जब लिगेंड आ जाते हैं तो अपन ने ये भी देखा था, ये T2G सेट और EG सेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये T2G और EG सेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब 3 अलग और 2 अलग हो जाते हैं, मतलब इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। तो जब मेरे पास में सिर्फ 2 ऑर्बिटल आते हैं ना, तो दो ऑर्बिटल में कौन से रहे होंगे, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहा होगा और एक डी जेड स्क्वायर रहा होगा। और जब 3 ऑर्बिटल रहते हैं तो मेरे पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये अपन बात करते हैं जब आपने कोऑर्डिनेशन में देखते हो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब आपसे पूछ ले कि कौन सा टाइप का ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपने पूछा गया है। तो वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन जब पूछ लिया तो अपने को अरे यार इतना सा नहीं आता है, तो वो इतना सा नहीं आता मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है उस टाइम पे। 4 नंबर का सवाल होता है ना इतना से में। तो कैसे याद रखना, अगर अकेला है, जैसे कि sp3d आपका नॉर्मल होता है, अकेला है तो जेड वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि p अकेला है तो जेड वाला है ना, तो ये अकेला था इसलिए मेरे पास में पी जेड आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास में अकेला आया डी, तो कौन सा आ गया, डी जेड आ गया। लेकिन अकेला मतलब बाहर वाला है, लेकिन अंदर वाला है तो फिर आप क्या याद रखोगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका। और इसमें हमने कॉम्बिनेशन देख के बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं VACPR में, एक एक पॉइंट मैंने केस 1, अब मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ ना। केस 1 क्या बोलता है, केस वन ये बोलता है कि जब हाइब्रिडेशन निकाला था तब अपन ने सिर्फ बात कर ली थी कि ऐसा ऐसा हाइब्रिडेशन होता है। तो ये केस ये कहता है कि अगर आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होता है। अगर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ही बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री आपकी या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेगुलर। रेगुलर से मेरा मतलब है कि जो आपको बताया जा रहा है अभी। अगर sp है तो आप क्या याद रखोगे, लीनियर। क्या याद रखोगे, लीनियर। अगर sp2 है तो हम क्या याद रखते हैं, फेन याद रख लो। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जनरली हमारे छत पे जो लगा हुआ पंखा है वो क्या होता है, 3 पंखुड़ी है ना, तो वैसा ही शेप होता है, ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर इस टाइप से। अगर sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। अब इनके sp3d होगा तो मेरे पास में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। अगर sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। और अगर sp3d3 होता है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इन्हें आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, TBP और PTB। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल शॉर्ट नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये तो TBP अपने को शॉर्ट में अच्छा लगता है। तो ये कब कहानी हुई, जब मेरे पास में कोई लोन पेयर नहीं है। ये इसका केस 1 था। केस 1 में ये इसके डिस्कस करता है कि जब कोई मेरे पास में लोन पेयर नहीं होंगे तो मेरी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी आपकी, तो मैं यहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज करूंगी। लेकिन अगर बाय चांस लोन पेयर आ जाता है तो केस 2 में वो उसी को डिस्कस करता है। किसको डिस्कस करता है, केस 2 में बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वहां पे बॉन्ड पेयर के साथ में कोई लोन पेयर भी लेके बैठता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास में कौन आ गया, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर भी आ गया, तो ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, कभी कभी ऑर्डर ही वैसा का वैसे ही पूछ लिया कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में आता है, फिर आपका बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन आता है। ये एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, है ना, जी मेंस में एक बार कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या है। तो वहां पे अपने को ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि VACPR का केस 2 ये बोलता है, वो बोलता है कि ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसमें सबसे कम है। तो आपका जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो रेगुलर ना लेके डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब कुछ बिगड़ जाती है चीजें, है ना। तो वो डिस्टॉर्टेड को याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, रेगुलर शेप से नहीं आते। तो जल्दी से अपन उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से शेप अपन ने याद करे थे, है ना। अब मेरे पास में यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, हाइब्रिडेशन आपको पता है कि क्या होगा, sp होगा। अब जब 2 में है तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं बन सकता है 2+0, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि मिनिमम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, तो मैंने कहा ही था मिनिमम बॉन्ड पेयर तो 2 होने चाहिए। तो मेरे पास में जो लोन पेयर है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे शेप कौन सा हो जाएगा, जो आप देखते आ रहे हो, लीनियर। अब लीनियर के साथ में एक चीज और याद रख लेना कि इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। सबके बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर के याद रख लो, ताकि हमें जब दूसरी चीजें कंपेयर करना पड़े तो हम रेगुलर से ही कंपेयर करें, है ना। अब अगर मेरे पास में 3 आता है तो sp2 आता है, sp2 आता है तो इसमें मेरे पास में क्या हो सकता है, पहला केस ऐसा हो सकता है कि 3+0 हो, दूसरा केस ऐसा हो सकता है 2+1 हो। तो 3+0 तो मेरा क्या है, क्या है, रेगुलर है, रेगुलर है मतलब ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है ना। और इसमें मेरा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अगर 2+1 आ गया, 2+1 आ गया मतलब अब ये क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया मतलब रिपल्शन आ गया, और रिपल्शन आ गया तो जो शेप है वो आपका रेगुलर न रह के क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और बिगड़ के क्या हो जाएगा, बैंड शेप। बैंड शेप के मैंने 3 नाम बताए, कौन कौन से मुझे बताएगा कोई बैंड शेप का? एक और नाम है एंगुलर, क्या है, एंगुलर शेप, और एक होता है आपका इन्वर्टेड वी, क्या याद रखोगे, इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी। अगर मेरे पास में 4 आते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो 4 में मेरे पास में आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 केस है इसमें, 4+0, 3+1, 2+2, ये 3 केस हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा और केस हो नहीं सकता आपका। तो 4+0 में यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 3+1 में आप याद रखें पायरामिडल, और पायरामिडल आप किसको याद रखोगे, इनके जो आपके एक एक एग्जाम्पल है, जैसे टेट्राहेड्रल का CH4 याद रख लो, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट याद रख लो कि रेगुलर का इतना होता है। फिर पायरामिडल में मेरे पास में एक अमोनिया होता है ना, अमोनिया में 107 डिग्री होता है। फिर 2+2 में आपका मोस्ट फेमस जो होता है ये अगेन बेंड शेप होगा, या फिर आपका इन्वर्टेड वी होगा, जो ऊपर आपके 2+1 के केस में आएंगे वही यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपका लाडला वाटर आ जाएगा। अब जब वाटर आ गया तो इसमें 104 डिग्री 5 मिनट में आपको बोलूंगी कि ये 3 बॉन्ड एंगल तो आप याद रखे, ज्यादा अच्छा है ना। अमोनिया का मतलब मैंने इसका बोला कि रेगुलर के याद रख लो, है ना, लेकिन इन केसेस में आप इनके याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, और याद भी हो जाना चाहिए इतने दिनों में, है ना। दूसरा है मेरे पास में फिफ्थ, फिफ्थ में क्या आएगा, sp3d, sp3d में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5+0, 4+1, 3+2, और एक कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा आपका, 2+3 का बनेगा। अभी बताती हूँ अपने पास में यहाँ पे, तो 5+0 में तो आपका TBP आ गया, TBP आ गया, तो TBP में मेरे पास में यहाँ पे रेगुलर आ गया। 4+1 में क्या आ गया, K शेप। अब देखो K शेप का एक दूसरा नाम जो फेमस है ज्यादा, सीशो, वो याद रखो, K शेप याद रखो। इसका एक और नाम है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, वो नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, है ना। 3+2 में कौन सा शेप हुआ करता था, T शेप हुआ करता था। अब दुनिया का कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, उसके पास में कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास में 3 है और 2 लोन पेयर है, तो उन सबका शेप क्या होगा, T शेप ही होगा। तो इसके लिए आपको ये चीजें बहुत हेल्प कर देगी कि कोई किस मॉलिक्यूल के बारे में, किस कंपाउंड के बारे में बात करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस हाइब्रिडेशन निकालो और VACPR के थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालो, और आप क्या पालो यहाँ पे आप आराम से इनके शेप के बारे में बात कर लोगे। अब क्या होता है कि मेरे पास में अगर कोई एक्स कंपाउंड है, ध्यान से सुनना है ना, कोई एक्स कंपाउंड है और कोई बी कंपाउंड है, इसमें भी 3+2 का कॉम्बिनेशन आया और इसमें भी 3+2 का कॉम्बिनेशन आया, तो एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आइसो स्ट्रक्चर, क्या आता है, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या आता है, आइसो स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, जनरली हम क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड सुन के हम जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के कॉम्बिनेशन से है। तो देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा है ना, एक्स और बी का, इसका भी 3+2 आ रहा है, इसका भी 3+2 आया, तो एक्स और बी आपस में क्या कहलाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इसमें बच्चा क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है बच्चे, ठीक है ना, क्या काउंट करोगे आप,
सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालोगे, 100% आपका सही जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि आपके पास में सपोज कि 4+1 का कॉम्बिनेशन है, दूसरे का भी 4+1 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना एक एक एटम के, तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। तब आप क्या बोलोगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हो सकता। वो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है मिक्सिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये वो 4+1 4+1 मतलब ये आइसो स्ट्रक्चर भी हुए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हुए, ये वाली बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक मैं ही बोलते जा रही थी, समझ में आ रही है ना बातें? तो ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को क्या पूछा गया है। आइसो स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आइसो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ये रिमोट कंट्रोल कैसे आ गया? एनीवेज, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े तो आपका 5 का एक और केस आता है, क्या आता है 2+3, और 2+3 में आपका शेप होता है लीनियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो, और वैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं भी लोगे तो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास में 6 की कहानी आती है, 6 की कहानी आती है मतलब मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में कॉम्बिनेशन एक तो आपका नॉर्मल 6+0 आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास में क्या आ सकता है 5+1 आएगा, और तीसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास में 4+2 आएगा। अब एक चीज और कि आप कभी भी 2+4 के बारे में नहीं सोचोगे, मतलब मोर देन 3 लोन पेयर अपने को सोचना ही नहीं है, मोर देन 3 लोन पेयर अपने को सोचना ही नहीं है ना, इसलिए इसको उल्टा नहीं करना। इसलिए मेरे पास में यहाँ पे 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल सकता है कि 2+4 जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो जब ये 6+0 आता है तो ऑक्टाहेड्रल इसका शेप होता है, रेगुलर शेप। यहाँ पे मेरे पास 5+1 आता है तो क्या शेप आता है, स्क्वायर पायरामिडल। क्या आता है, स्क्वायर पायरामिडल शेप आ जाता है। और जब मेरे पास में यहाँ पे एक 4+2 आ गया तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाता है, स्क्वायर प्लेनर। अब अच्छी बात ये है कि अगर मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे एक दूसरे के जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की बात कर रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है यार, वो बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्टाहेड्रल आपका शेप लेके बैठा है। तो ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, आप याद रहेगा। ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं पेंटागोनल की बात करूं मतलब 7, तो यहाँ पे 7+0 कॉम्बिनेशन, 5+2 कॉम्बिनेशन, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरे पास में यहाँ पे 5+2, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अच्छा मैंने यहाँ पे 6+1 भूल गई, सॉरी सॉरी, एक कम करेंगे ना, हाँ टोटल 7 होना चाहिए और एक 5+2 होना चाहिए। तो ये मेरा एक तो पेंटागोनल प्लेनर हो गया नॉर्मल। ये इसमें क्या हो जाएगा, आपने अगर ऑक्टाहेड्रल देख रहे हो 6+0 में ऑक्टाहेड्रल देख रहे हो तो ये बिगड़ जाता है, तो ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ऐसे याद रख लेना इसको कि जब 6+0 था तो ऑक्टाहेड्रल था, एक लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड हो गया। और 5+2 में पेंटागोनल प्लेनर, ये शेप आपको बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होना चाहिए। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में आप याद रख सकते हो। अब अच्छी बात यह है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं जो बता रही हूँ ना कि बॉन्ड एंगल ये वाले तो याद ही रख लेना। तो जितने बॉन्ड एंगल मैंने बताए हैं ऑलमोस्ट सारे। और दूसरी चीज ये कि अगर मेरे पास जैसे बनेगा ना आपके पास में, ये तो याद रखना है। और एक और चीज बता देती हूँ, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, यहीं पे बता देती हूँ कि तुम्हारे पास में जब 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपने देखा था अभी तो sp3 आता है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मेरे पास में वहां पे dsp2 भी, यहाँ पे भी 4 हो गए ना, dsp2 भी हो सकता है। तो जब sp3 है तो आपका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और जब dsp2 होता है तो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो 4 आपके पास में आते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो ही उसमें dsp2 आता है, अदरवाइज नहीं आता। जैसे NiCN4 करके -2 करके जो था, तो उसमें, तो उस केस में हमें ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला dsp2 इस तरह से बोला,
तो यहाँ पे कौन सा वाला डी पार्टिसिपेट करेगा? तो देखो स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो यहाँ पे मेरे पास में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा, याद रहेगा? हाँ, और ये मैंने लिखवाए भी है जहां तक मुझे याद आ रहा है, सबके मैंने शेप लिखवाए हैं। तो मैं जितना आज भले से पढ़ाऊं नहीं पूरा, लेकिन जो जो मैं आज बोल रही हूँ ना उसको तो बहुत अच्छे से कर लेना एक बार। रिवीजन करा हो या तुमने नहीं करा हो, लेकिन जो जो वर्ड्स में बोल रही हूँ ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज अच्छे से कर लेना। तो ये मेरा VSCPR का सेकंड केस आ जाता है पूरा। फिर VSCPR का तीसरे केस में मैंने बताया था ऑल्दो बॉन्ड एंगल के बारे में। तो बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस में आपको स्टेप्स फॉलो करनी होती है, और वो कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है? सबसे पहले हमें देखना होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। लेकिन कब? जब मेरे पास में कोई भी लोन पेयर नहीं होंगे तब। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे BeCl2 की बात करूं, BCl3 की बात करूं, CH4 की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास में BeCl2 में 180 डिग्री होता है, BCl3 में 120 डिग्री होता है, CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आपको बॉन्ड एंगल अभी ऐसे क्लिक नहीं होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा, जब मेरे पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम आ गया, तो हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, और स्टेप 2 में हम देखते हैं बेटा लोन पेयर। लोन पेयर देखते हैं, मतलब कितने लोन पेयर उसमें प्रेजेंट है। और याद रखते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। जैसे NH3CH4 वाटर, यहाँ पे मेरे पास में 3+1 का कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ मेरे पास 4+0 का कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ मेरे पास 2+2 का कॉम्बिनेशन आता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट याद रखो, इसका 107 डिग्री याद रखो, और इसका आपको 104 डिग्री 5 मिनट इस तरह से होता है, तो याद रखो। अब वहां पे इसलिए याद रखा कि ताकि आप कंपैरिजन कर सके, है ना? जैसे कि अब अमोनिया जैसे कोई आया 3+1, उसका पूछ लिया कि बॉन्ड एंगल क्या है, तो आपको नियर अबाउट ये याद रहेगा कि अच्छा अमोनिया का इतना था, तो उसके आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो अब इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा? CH4 का। क्यों ज्यादा हो जाएगा भैया? क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। फिर मेरे पास में किसका ज्यादा हो जाएगा? अमोनिया का। फिर मेरे पास किसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा? H2O का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है इनके पास में, लेकिन ये कब? जब मेरे पास में क्या होना चाहिए? परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, और इसका भी sp3 आएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है इतनी चीजें। उसके बाद में तीसरा मेरे पास में क्या होता है स्टेप 3 में? जब मेरे पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सेम आ गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सेम आ गया, मेरे पास में लोन पेयर भी सेम आ जाते हैं, तब मैं देखती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखती हूँ? या तो मैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो उसको देखेंगे, मतलब जो चेंज होगा, या तो सराउंडिंग एटम की चेंज होगी तो सराउंडिंग एटम की चेक करेंगे भैया। और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, है ना? और यहाँ पे मेरे पास में इसके नीचे लिख रही हूँ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात कर रही हूँ, इसके नीचे लिख रही हूँ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की बात कर रही हूँ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ध्यान ये रखें कि शेप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। शेप शुड बी ऑलमोस्ट सेम, मतलब एक ही पीरियड में कंपेयर करेंगे होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे मेरे पास में ग्रुप में देखते हैं, यहाँ पे हम कहाँ देखते हैं? ग्रुप में देखते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि हम सेम पीरियड में चेक करते हैं, ये हम सेम ग्रुप में चेक करते हैं। जैसे H2O, H2S, H2TE, H2PO, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? सेंट्रल एटम की, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल क्या हो सकता है? यहाँ पे मेरे पास जैसे कि H2O आ गया, OF2 आ गया, तो सराउंडिंग एटम की कौन है यहाँ पे? सराउंडिंग एटम, यहाँ पे मेरे पास सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास सराउंडिंग एटम कौन है? फ्लोरीन है। और इसका रीजन भी बताया था कि मेरे पास में इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? ऐसे देखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो लोन पेयर ऑलरेडी बैठे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ से इधर से कम हो जाएगा। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता याद रखो कि इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे पास में बॉन्ड एंगल किसका कम हो जाएगा? यहाँ पे OF2 का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू H2O, है ना? तो मतलब H2O का ज्यादा है।
ठीक है। अब एक एग्जांपल जो बच्चा भूल जाता है, Cl2O और अगर मैं H2 में कंपेयर करूं और OF2 में कंपेयर करूं, तो आप यहाँ पे याद रखें कि ये Cl2 का बॉन्ड एंगल सब ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये एक पीरियड की बात नहीं की जा रही। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन अलग अलग पीरियड के हैं, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे पास में फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन नीचे है तो क्लोरीन नीचे, तो इसका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होना चाहिए। तो Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ करता है, फिर H2O का और OF2 का। इसका मतलब Cl2O का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेम पीरियड के ही होना चाहिए। तो ये आपका बॉन्ड एंगल। उसके बाद में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आती है कि अगर मेरे पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल हो जाए बॉन्ड पेयर के, पहली कंडीशन तो ये हो जाए, मतलब कोई लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, मतलब मेरे पास में कोई लोन पेयर नहीं। दूसरा, या तो सराउंडिंग एटम या फिर सेंट्रल एटम आइडेंटिकल हो जाए, ये कंडीशन आ जाए मेरे पास में। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, दैट इज नो लोन पेयर। और दूसरी मतलब ये कंडीशन भी साथ में होनी चाहिए, या तो सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम शुड बी आइडेंटिकल। तो उस केस में आपका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता जैसे BF3, BCl3, BBr3, है ना। तो क्या देखोगे कि मेरे पास में हाइब्रिडेशन तो sp2 आया, इसका भी sp2 आया, इसका भी sp2 आया। कॉम्बिनेशन क्या है? 3+0, 3+0, 3+0, देयर इज नो लोन पेयर। सराउंडिंग एटम क्या है? अलग है, लेकिन सेंट्रल एटम क्या है? आइडेंटिकल। तो दोनों में से कोई एक आइडेंटिकल हो जाए यार, आप क्या बोल दोगे? बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, तो ये बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। अगर मैं CH4 SiH4 की बात करूं, क्या बात करूं? CH4 और SiH4 की भी बात करूं, तब भी मैं क्या बोलूंगी? 4+0 का कॉम्बिनेशन है, 4+0 का कॉम्बिनेशन है। अब मेरे पास में क्या सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गई, लेकिन सराउंडिंग एटम क्या हो गया? सराउंडिंग एटम मेरा सेम हो गया। तो वही कहानी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के इक्वल हो जाए, कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, या तो मेरे पास में सराउंडिंग एटम सेम हो जाए या फिर मेरे पास में सेंट्रल एटम सेम हो जाए, दोनों में से कोई एक सेम हो जाए, तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम हो जाएगा। अब CO3-2 और SO3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी मेरे पास में क्या होना है? CO3 और SO3 की बात करूं तो यहाँ पे भी मेरे पास में क्या होना है? sp2 sp2 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो भैया यहाँ पे मेरे पास में sp2 लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 3+0 का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो अगेन मेरे पास में सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का देखोगे तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कार्बन। तो आप ये भी सोच सकते हो कि कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन नहीं भी याद रखो आप, इस चीज को याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, याद रहेगा। तो ये तो हमारा था बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कहानी। फिर एक फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। वो इसलिए लिखवाया था कि जहां जहां बैक बॉन्डिंग आएगी, जहां जहां बैक बॉन्डिंग आएगी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा। सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में जाता है तो डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। तो अब एक चीज बैक बॉन्डिंग में मैंने नोट करवाई थी कि बैक बॉन्डिंग का केस ऐसा है कि डबल बॉन्ड के आने से, डबल बॉन्ड के आने से बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है, लेकिन कम कभी नहीं हो सकता है। तो या तो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, मतलब या तो चेंज होने में क्या होगा? चेंज होगा तो बढ़ेगा, या फिर जितना है उतना ही रहेगा। तो जैसे कि मेरे पास में BF3 का एग्जांपल लूं मैं, BF3, तो यहाँ पे अभी मैं देखूं तो यहाँ पे F F F, और हमें पता है कि वेकेंट P है यहाँ पे भैया, और वेकेंट P होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? ये फ्लोरीन के लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पोजीशन आएगी, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो अब इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा यार? पहले भी 120 डिग्री था और अभी भी क्या होगा? 120 डिग्री था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है, अनचेंज हो सकता है, मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन कम कभी नहीं होगा, कम कभी नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो इस केस में मेरे पास में 120 डिग्री से अगर मैं बोलूं कि डबल बॉन्ड के आने की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज होगा, तो वो चेंज किस टाइप का होगा?
बॉन्ड एंगल में कमी वाला होगा, तो वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि बॉन्ड एंगल के आने, बैक बॉन्डिंग के आने से हो सकता है कि आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाए किसी केस में, जैसे कि ये एग्जांपल था OCl2, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर क्लोरीन के वैकेंट पी में बैक बॉन्डिंग करता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ा है। तो ये चीजें वही लिखा है 5वां पॉइंट कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, ये मैंने बताया था। उसके बाद में आपको जैसे कि HH की बॉन्ड एनर्जी पूछे, OO की बॉन्ड एनर्जी पूछे, क्योंकि आपका नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर की बात चल रही है, तो बॉन्ड एंगल के बाद में बॉन्ड एनर्जी कर रही हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड सारी एक जगह बता देती हूँ चीजें। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो बताओ हाइड्रोजन छोटा है या ऑक्सीजन छोटा है? कौन छोटा है? अरे हाइड्रोजन ज्यादा छोटा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर बैठा है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में बैठा है, ये फर्स्ट पीरियड में बैठा है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ऑक्सीजन के बीच में? तो बट ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आती है? तो बॉन्ड एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस लेके बैठता है, F2Cl2 Br2I2। पूछते हैं भाई क्वेश्चन, है ना, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। अब थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया है कि बॉन्ड एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है, तो साइज मतलब कम, साइज कम मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जैसे ये करोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसका रीजन ये है कि भाई मेरे पास में फ्लोरीन और फ्लोरीन का साइज एक तो बहुत छोटा है, ऊपर से बैठे हैं 3 लोन पेयर जो कि क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन करेंगे तो इनका बॉन्ड मतलब एटॉम दूर दूर चला जाएगा, आप ये बोल सकते हो, मतलब साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे निकल के आता है Cl2Br2F2I2, ये ऑर्डर आपका निकल के आता है। तो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड एक तो ये वाली चीज भूल जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली, और एक ये वाली चीज भूल जाते हैं, बाकी तो आपको याद रहती है, ठीक है ना, याद रहेगा। फिर दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, ये चीज याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती है किससे रिलेटेड? ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है VSEPR से रिलेटेड। अब मैं तुम्हें एमओटी की तरफ लेके चलती हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि एमओटी में कभी भी हमें पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने बनाना बताया है आपको कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो उसका आपको कोई भी बनाना नहीं है। जैसे कि तुमसे पूछा गया है कि N2 से आप अगर N2+2 में जाते हो, कहाँ जा रहे हो आप? N2 से N2+2 में जा रहे हो, तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, क्या होने वाला है? तो थोड़ा सा बस इतना याद रखना कि मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, आपको ये बताया गया कि जो p वाले ऑर्बिटल हैं वो ऐसे आपके होते हैं, जैसे p वाले ऑर्बिटल ऐसे रहते हैं, ये लास्ट का याद रखो, बस इसको ऐसे बना लो। जैसे ही आपको किसी के भी बारे में आता है तो कहां तक 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन तक नहीं, याद क्या रखना है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। यार 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर वो कोई भी हो, है ना, तो ये कहानी रहती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 14। तो आप 1s ऐसे भरोगे, ये हो गए आपके 4, ये 5, ये 6 7 हो गए, 8 हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे भरोगे जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। तो अब जरा मुझे बताओ कि 14 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो मैं डायरेक्ट निकालूंगी, सॉरी मैंने ये गलत क्वेश्चन रख दिया था यहाँ पे। ये पूछता है डाईमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, अपन बॉन्ड ऑर्डर तो और दूसरी ट्रिक से निकाल लेते हैं। डाईमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक जाएगा, पैरामैग्नेटिक से डाईमैग्नेटिक जाएगा, या कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखो जरा कि मेरे पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसको ऐसे भर दिए। अब मैंने क्या बनाया? N2+ बना दिया। N2+ बना दिया मतलब क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए ना। हाँ।
अब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो यहाँ पे मेरे पास में 14 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे मेरे पास में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप क्या करोगे, जैसे कि सपोज कि पूछ लिया कि आपने इलेक्ट्रॉन होमो से हटाए हैं क्या, या आपने जो होमो था वो जीरेट था क्या, तो आपको मैंने बता रखा है कि सिग्मा बॉन्डिंग आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग आपका जीरेड होता है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड होता है। अब ये दो ही याद रखो, है ना, जीरेड और अनजीरेड। तो सिग्मा बॉन्डिंग आपका जीरेड हो जाएगा, और इसके अलावा दूसरे हमारे आते हैं पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग का अपोजिट यहाँ पे आएगा, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग अगर जीरेड है तो पाई बॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। तो याद, इसके दो याद रखो, दो के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये मेरा अनजीरेड हो जाएगा और पाई एंटी बॉन्डिंग मेरा क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जल्दी से ये पूछे कोई कि कहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन हटाए, तो देखो हम ये बनाते हैं 1s 2 आ गया, फिर 2s देन 2s, ये बन गया। फिर आपको याद होना चाहिए कि 14 वाले इलेक्ट्रॉन की हम एमओटी कैसे बनाते हैं। तो हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में एक ऑर्बिटल आता है, दो ऑर्बिटल ऐसे आते हैं, और ऊपर यहाँ पे ये आता है और ये आता है, और इसमें मेरे पास में आता है सिग्मा 2pz, और ये आ जाएगा पाई 2px हो जाता है, और ये हो जाता है आपका पाई 2py, और ये ऊपर वाला मेरा क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग वाले हो जाते हैं। तो ये तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, अभी पूरा नहीं लिखोगे तो भी माइंड में रह जाता है, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 14 इलेक्ट्रॉन भरे तो 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन आपने भरे। अब देखो ये क्या आया, सिग्मा आया। सिग्मा आया मतलब सिग्मा बॉन्डिंग आया। सिग्मा बॉन्डिंग आया मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन हटाए, जीरेड से हटाए, है ना, होमो जीरेड से हटाए, और क्या बनाया, N2+2 बनाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 आ गए। तो 12 आ गए मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाओगे तो ये आपके पास में ये वाला आएगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हटा दिया मतलब यहाँ पे मेरे पास में ये कॉम्बिनेशन जाएगा 8 4 12। तो पहले भी मेरे पास में ये क्या था, डाईमैग्नेटिक ही था, और अब बना तब भी क्या होगा, डाईमैग्नेटिक ही होगा। लेकिन डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए तो जो मैंने आपको शॉर्ट में ट्रिक बताई उसको याद रखना। एक चीज और ध्यान से सुनना कि ये शॉर्ट में ऐसे बनाने का सिर्फ इतना रीजन है क्योंकि आपको अगर बाय चांस ये पूछता है कि जीरेड से निकाला है या अनजीरेड से निकाला है, तो उसके लिए आप सिर्फ ऊपर वाला बनाओ, नीचे वाले आप ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली भर दो, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अब ये कहां तक बनाना है ऐसा वाला, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। अब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन मतलब रट के मत बैठ जाना कि सिर्फ नाइट्रोजन तक बनाना है यार। अप टू 14 बोला है ना, तो O2+2 भी बना सकती हूँ। O2+2 के लिए भी क्या हो गया, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मतलब 14। तो अब इसके लिए आप क्या बनाओगे, ऐसा बनाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये रहेगा कि मेरे पास में ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उसका एमओटी अपन ऐसा बनाते हैं। और अबव द 14 इलेक्ट्रॉन हम ये दोनों विंडो आमने सामने ओपन करते हैं, ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे। ये ऐसा आया मतलब सिग्मा वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है। ये कब हो गया, अबव 14। अब अबव 14 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो अबव 14 में मेरे पास में कौन आ सकता है, जैसे अगर मैंने N2-2 बोल दिया तो ये भी तो आप कैटेगरी में इसी में आएगा ना बेटा। तो आप ये रट के मत बैठो कि N2 के लिए ऐसा बनाना है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके बैठना। अब मैंने सोचा कि N2-2 है, चलो अब N2-2 सोचा मैंने। अब N2-2 सोचा मतलब मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 16 आया। अब उसने N2-2 से N2 बनाया है, तो अब बोलेंगे इसका नेचर क्या आया। तो अब देखो जैसे ही उसने N2-2 बोला मतलब 16 इलेक्ट्रॉन था, तो आप याद रखो कि जो ऑक्सीजन होता है ना भाई साहब आपका O2, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी मेरे पास में यहाँ पे ऐसा और दो यहाँ पे ऐसे आते हैं, जल्दी से ऐसे बनाते हैं। और आप ऐसे अभी बनाओगे ऐसे, लेकिन जल्दी जल्दी में आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बोला ये ऐसे, फिर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 8 ही हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, 16 वाला इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अनपेड है। अनपेड है मतलब पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो अब ये कौन सा था,
ये आपका पाई बॉन्डिंग आ रहा है या एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, बताओ जल्दी। ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग आ रहा है तो फिर जीरेड अनजीरेड पूछेगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना के देखना पड़ेगा। पेरा से ये गया है, दोनों ये खत्म हो गए, तो अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो इस तरह से आपसे पूछते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, मतलब इस ट्रांजिशन से मतलब ये है कि N2 - 2 के N2 में बनने में इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में ये चेंज आएगा कि ये पहला पैरामैग्नेटिक था, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया। दूसरी चीज ये पूछेगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एमओटी से। अब देखो मैं बताती हूँ कि आपके पास में पहला तो जीरेड अनजीरेड वाला क्वेश्चन आता है तो एमओडी बना के देखो, नहीं आता है तो सिर्फ आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 14 वाला जो केस था वो याद रखो, 3.0 होता है। इधर गए तो कितने से कम करूं, जल्दी से बताओ। 15, 16, 17, 18। इधर गए तो मेरे पास में 13, 12, 11, 10। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जैसे B2, तो B2 बोला ना बेटा मैंने यहाँ पे, तो B2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब जितना जिसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन के केस की बात करूं, तो B2 मेरा होता है पैरामैग्नेटिक। मैं जैसे बोलती हूँ कि B2 को याद रखो कि पैरामैग्नेटिक होता है, तो B2 को क्यों याद रखा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, ऐसे याद रखना है। अब मेरे पास में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2.0 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास में 2.5 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और 1.0 हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, या मैं बोलूं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना। तो आपसे या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, या बॉन्ड एनर्जी पूछेगा, या वो बॉन्ड लेंथ पूछेगा। तीन क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे यहीं से क्या बनेंगे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के, तो मैंने लिखवाया था कि अगर डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब आपके इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ कि इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन या होल, सॉरी इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन तो बोलो ही मत आप यहाँ पे, इसमें ये बोलो कि आपका किस में आता है, अगर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होल नंबर में आता है। होल नंबर में अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है तो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन कौन सा केस याद रखना है आपको, केस याद रखना है 16 इलेक्ट्रॉन वाला, और आपको केस याद रखना है 10 इलेक्ट्रॉन वाला। तो जनरल हमारे पास में हम बोल देते हैं B2NO2। तो B2NO2 याद रखने के लिए रखवाया जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। बट अगर मेरे पास में और ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक ही हो जाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है, 16 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल और 10 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल। बाकी आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि जैसे होल नंबर में आया तो डायमैग्नेटिक, और अगर फ्रैक्शन में आता है तो, अगर फ्रैक्शन में आता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बस इतना। और अगर पैरामैग्नेटिक हुआ तो फिर वो आपसे आगे पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ भैया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको √n × n+2। तो आजकल क्या हो रहा है कि उनको ये समझ में आ गई चीजें कि बच्चा शॉर्ट ट्रिक करता है तो वो रूट के फॉर्म में पूछता है, कि अगर उसने बोल दिया √24, √24 मतलब कितना होता है, 2√3। अरे पूरी डेसिमल वाली वैल्यू बता, 2√2 नहीं। 4.85 के आसपास। 4.85 के आसपास होता है ना। तो वो जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर तेरा 4.85 आया, तो 4.85 आया तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। बट वो √24, सही बताया ना, √24 में पूछता है कि √24, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करो कि इसका √24 मतलब क्या होगा। फिर यहाँ से वो पूछते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे दी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू √24 है, तो आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कुछ भी ऐसे वैल्यू निकाल के एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, उसमें देख लो कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इतनी आ रही है,
और डेसिमल के पहले जो आपका नंबर आ रहा है वही हमारे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब आपके पास में जो भी कंपाउंड बना है एलिमेंट, उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ये आपका तरीका होता है। तो अभी वो आजकल रूट के फॉर्म में दे रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? दूसरा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड ही एक जैसे क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला ना कि बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर एक तो इस तरह से निकालते हैं एमओटी से, दूसरा हम निकालते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई दे दिया स्ट्रक्चर और उससे बोलते हैं। तो देखो जैसे कि सपोज कि SO4-2 बोला, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बने भूल गए, तो याद रखो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो कि यार इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा। मेरे पास में 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के पास में, 2 ऑक्सीजन के पास में आपके माइनस चार्ज लगे हैं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो आप देखो कितने बॉन्ड बने टोटल बॉन्ड कितने बने आपके, 6 स्ट्रक्चर बन गए। सराउंडिंग एटम कितने थे, 4। बस इतना कर दो, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया, 3.2, हाँ मतलब 1.5 आ गया, है ना। अगर मैं बोलूं CO3-2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो बना सकते हो कि ये C डबल बॉन्ड O ऐसा होगा, मतलब बॉन्ड काउंट करते आना चाहिए। तो मेरे पास में इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, टोटल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। अब स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1.33 के, तो 1.3 आ जाएगा। मुझसे कोई ये पूछे कि CO3-2 NCO2, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की एमओटी कोई नहीं पूछता, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आपको ऐसे याद रखना। लकीली वो तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन है, 3.0 आ जाता है। CO का मुझे याद रखना है 3.0, CO प्लस अगर होता है तो 3.5 याद रखो, CO+2 का होता है 3, 3.5 और 4, ऐसे याद रखो। तो मैंने कहा इसके हाँ बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप इनको CO3-2 का तो मैंने अभी निकाल के बताया 1.3 होता है। मैंने यहाँ पे CO का भी निकाल दिया 3.0 होता है। CO2 का आप कैसे निकालोगे, देखो कितने कार्बन है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका CO2 का, तो ये आ गया आपका, कितने बने, 4 बॉन्ड बने, तो 4/2 करोगे मतलब 2 आया बॉन्ड ऑर्डर, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, CO का, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर किसका आया, CO2 का, फिर किसका आया, CO3-2 का। तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कितनी बार पूछा गया है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो आप इसका रिवर्स कर दोगे। तो यहाँ पे मेरे पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक आता है, दूसरा आपका बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से निकालने का आता है, ठीक है ना। ये 2 चीजें होती है जहां से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसने बॉन्ड ऑर्डर नहीं उसने पूछ लिया बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एमओटी की कहानी हो जाती है, बहुत ही आसान है एमओटी। ऐसे बनाए हैं बड़े 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 बड़े, लेकिन उसको बनाने की जरूरत नहीं, जितना आज मैंने बोला ना उतना देख लो, है ना। और कैसे करना है, कहाँ पे क्या बनाना है, इतना ध्यान रखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर से। हाँ कभी कभी फॉर्मूले, देखो एक चीज और पूछते हैं, थ्योरेटिकली वो ये पूछता है कि तुम्हारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NB-Na/2। हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं एमओडी वो ऐसे बनाते हैं, तो टॉप टू बॉटम मतलब इधर ऊपर तक जाते हैं तो एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है ना। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो हमेशा जैसे एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। जैसे मैं किसी का भी स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो मेरे पास में मैं ऐसे बनाती हूँ, ये अब स्ट्रक्चर को बना के देखने की जरूरत नहीं, बस इससे रिलेटेड याद रख लो कि ये मेरा होता है बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, है ना। ये मेरा होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसलिए सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग से, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल है, किससे, बॉन्डिंग से। एक चीज ये पूछ सकता है वो। दूसरा कि मुझे स्टेबिलिटी लानी है, अगर मुझे स्टेबिलिटी लानी है कंपाउंड में तो क्या होना चाहिए,
एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि स्टेबिलिटी लानी है तो मुझे क्या होना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम ही होने चाहिए जनरली, और कम ही होते हैं, लेकिन वो पूछ सकता है ऐसा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर, क्योंकि ये तो पता अंडरस्टूड है कि कम होने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होने चाहिए या बॉन्डिंग में ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखो कि भैया एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है तो हमें ये तो पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है भाई। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ऐसे करके। और बॉन्ड ऑर्डर हमारा किससे रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मेरे पास में अगर ये पूछता है कि फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना, 1.5 आता ही है हमारा, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। अब 10 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए, जैसे आपका हो गया He2, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करके फिर बना के देखना पड़ेगा। जैसे तुमसे पूछे Li2 पॉसिबल है क्या, तो क्या करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3 इसके, मतलब लिथियम 3, दूसरे लिथियम के 3, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गए, है ना। जैसे अपने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, तो मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर, अब ये मेरा बॉन्डिंग हो गया, ये मेरा बॉन्डिंग हो गया, तो बॉन्डिंग में कितने आए इलेक्ट्रॉन, 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने आए, 2 4, ऐसे कर लो, तो कितना आया 2/2, मतलब 1, तो Li2 पॉसिबल है। ऐसे पूछ लेता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो फिर ऐसे लिख लिया करो, सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार, तो ये तो आपके 2 एसएस हो गए, 1s, ये आपका 1s के लिए हो गया, ये आपका 2s के लिए हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भर लोगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने अभी भरा, ठीक है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ भर लो। फिर आप पी के याद रखो, तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 14 से कम है या 14 से ज्यादा है, अगर 14 से कम है तो आपको क्या याद रखना है, 14 से कम है तो ये ऐसे बनेगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ये बन गई आपकी पूरी एमओडी। समझ गई बात को। तो ये एमओटी का पूरा काम अपना खत्म हुआ। अब मैं बस 5 मिनट और ले रही हूँ, तुम्हारे फजांस रूल के बारे में बता देती हूँ। फजांस, ताकि फजांस में एक्सेप्शन है, फजांस में एक्सेप्शन है कि जनरली कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड अपना आता ना एक्सेप्शन। ये फजांस किसके बारे में बताता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो जनरली तो हमारे पास में हम निकाल लेते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ कैसे ज्यादा होता है, लेकिन किस केस में हम भूल जाते हैं, वो केस आपको याद रखना है। कि अगर आपसे पूछे कि HF, HCl, HBr और HI, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्या सोचोगे कि फजांस ये कहता है कि जितना बड़ा एनायन होता है ना, एनायन बड़ा पोलराइजेशन, मतलब छोटू कैटायन मोटू एनायन, ऐसे याद रखते हैं अपन। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ऐसा याद रख लेते हैं हम, है ना। ऐसा याद रखा तो मेरे पास में I- बड़ा है, और I- बड़ा है मतलब साइज ऑफ आयन बड़ा है, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आया। अगर ये सोच लिया इस केस में तो गलत हो जाएगा, इसलिए याद करवा रही हूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे पास में कोवेलेंट कैरेक्टर HI का ज्यादा होगा, जबकि ये किसका ज्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर यहाँ पे इसका ज्यादा होता है। तो अपोजिट याद रखना, आयनिक कैरेक्टर, है ना। एक ये आपका इसका अच्छा आयनिक कैरेक्टर का वो है। दूसरा आपका एक एक्सेप्शन है H2O, H2S, H2Ac और H2PO, तो ये भी आपका आयनिक का ऑर्डर आएगा, मतलब आपका अगर आप इन 2-3 केस में सोचोगे तो आपके केस क्या आयनिक कैरेक्टर बताएंगे वो, ना कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताएंगे, और आप यहाँ पे गलती कर दोगे, पक्का गलती कर दोगे, तो ये सोचना है। दूसरा आपके पास में अगर हाँ H2PO हो गया, तो ये तो 2 आपके आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड चीज आ गई, नोटबुक में आपकी लिखा होगा, मैंने करवाया होगा, तो आप वहां से ध्यान दें, उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर ले। दूसरा केस हमारे पास में
सोल्युबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पे भी फजांस के एग्जाम्पल में एक्सेप्शन है LiF वाला, LiCl, LiBr और LiI, और एक और है आपका NaF, NaCl, NaBr और NaI, और सेकेंड ग्रुप के सल्फेट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और BaSO4, ऐसा होता है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी का ये है। अब जैसे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड अगर तुम ये याद रख लो, तो ये फजांस के एक्सेप्शन में पूछे जा सकते हैं कि फजांस के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। तो ये फजांस का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, किसकी? LiF की, इसलिए लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सेम रीजन यहाँ पे लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसलिए आपका ये सॉल्युबिलिटी कम है। यहाँ पे BeSO4 की लेटाइस एनर्जी कम हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे किससे, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो लेटाइस एनर्जी कम हो गई। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो ये आपके 2-3 एक्सेप्शन है जो कि अकॉर्डिंग टू फजांस होने चाहिए थे उल्टे, लेकिन हो जाते हैं उल्टे। ये पूछा जा सकता है ना भाई। तो इतनी चीजें आपको यहाँ तक याद रखनी है, ठीक है भाई। ये वाला आयनिक कैरेक्टर का है क्या? हाँ, ये कोवेलेंट का है? ये नहीं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ही है। आयनिक कैरेक्टर में बेटा मैंने बताया था HF वाला याद रखना, मतलब HCl, HBr और HI में ये वाला आपका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है। क्योंकि जनरली हम क्या सोचेंगे इसके बारे में, एनायन बड़ा है, एनायन बड़ा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो ये आपका आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में नहीं बताता है। सीधी सी बात रखो कि इसमें फजांस रूल नहीं लगता है। दूसरा आपका हाँ बीई वाला पूछ रही नहीं, हूँ मैं, बीई वो वाला तो कोवेलेंट अब कैरेक्टर का नहीं, मैंने सॉल्युबिलिटी का बताया बेटा ये। ओके। बाकी ये कोवेलेंट कैरेक्टर का तो ऑर्डर यही आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका BaSO4 का ज्यादा होता है। एक मिनट, सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर ये होता है BaSO4 का, उसके लिए छोटा केटायन में बड़ा एनायन चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्यों क्या सोचते हैं कि मेरे पास में BeSO4 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, हाँ, है ना। लेकिन होता क्या है, BeSO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्शन हो गया ना फजांस का हाँ, सॉल्युबिलिटी में। फिर यहाँ पे मेरे पास में इसमें होना चाहिए था कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन हो जाता है आयनिक कैरेक्टर। याद रहेगा? हाँ, हाँ, बाकी हाँ, तो फिर जितने आपको नॉर्मल जो एक्सेप्शन बताए हैं वो आप कर ले जाओगे। जैसे कि अगर तुमसे नॉर्मली किसी ने पूछ लिया कि AlF3 है और Al2O3 है, N2O3 लिख दिया सॉरी, Al2O3 है और Aln है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए चाहिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए चाहिए छोटू केटायन, मतलब स्मॉलर केटायन, बिगर एनायन। तो मेरे पास में यहाँ पे ऐसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तो कॉमन आ गया, तो मैं फटाक से F-O-2 N-3 निकाल लेती हूँ। हाँ, तो बड़ा कौन होगा जिसपे जितने ज्यादा माइनस चार्ज हो जाएंगे? तो ये बिगर -3। एनायन हो गया। अरे बिगर एनायन नाइट्रोजन वाला हो गया, फ्लोरीन छोटा हो गया, तो मेरे लिए कोवेलेंट कैरेक्टर ये आ जाएगा। तो नॉर्मल तो आप निकाल लोगे, जो एक्सेप्शन है वो मैंने बताया। अब ये चीज हो गया। अब कल एक तो मैं सॉल्युबिलिटी वाली चीजें पूरी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसके ट्रिक के साथ में बताने वाली हूँ। ऑल दो वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कल देख लेना, मैं बता दूंगी शॉर्ट में। सॉल्युबिलिटी और एक हाइड्रोलाइसिस और एक अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसपे अपने क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है ना। फिर आपका डाइपोल मूवमेंट आप एक बार खुद से देख लेना, और इसके जो एक्सेप्शनल केसेस है वो मैं डिस्कस कर दूंगी। तो ये कल का पूरा अपना केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। होना चाहिए था आज, लेकिन वो एकदम शॉर्ट में, पूरा ही शॉर्ट में नहीं निपटा सकती, कुछ वर्थफुल होना चाहिए ना। अगर कर रहे हैं तो, रिविजन भी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना। चलो करे बाइंड अप। ओके बच्चे, चलो बाय। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।